हेलो दोस्तों, आप लोगों का उड़ान द फ्लाई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अजय कुमार दुबे आज आपको सीटेट के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि पहले ही आ चुका है, अब उसकी डेट भी आ चुकी है, तो इसकी तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। लॉकडाउन था जिसकी वजह से पेपर हो नहीं सका कोरोना काल के कारण। तो अब सीबीएसई ने यह फैसला लिया है कि 31 जनवरी को आपका पेपर कराया जाएगा। इस संदर्भ में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि जो भी चीज़ें हैं वह सिलेबस के अनुरूप ही आपके आएंगी। और सीटेट प्राइमरी के सिलेबस की बातें यदि हम देखें तो इसमें 5 पार्ट्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी से 30-30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें पहला यह होता है बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत, अथवा अंग्रेजी। फिर गणित। यह प्राथमिक का सिलेबस है। इसमें सब में मान के चलिए 30-30 नंबर के प्रश्न सभी से पूछे जाते हैं, सभी भागों से। अब देखना यह है 30-30 नंबर के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, बाल विकास से है 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। सबको हम 2 भागों में बांट देते हैं। सीटेट का सिलेबस इसी प्रकार से है। पंद्रह प्लस 15, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने ही प्रश्न होते हैं और इतने ही अंक होते हैं। अब देखने की बात यहाँ पर यह है कि हमने 15 प्लस 15 क्यों लिखा हुआ है। सीधे तो पहले 30 ही लिखा हुआ है, उसके बाद 15 प्लस 15 किस लिए लिखा गया है, इसका क्या मतलब है। तो जैसे बाल विकास है, इसमें भी पेडागॉजी के 15 प्रश्न पूछते हैं। और पर्यावरण है, इसमें 15 पर्यावरण के और 15 पर्यावरण अध्ययन से संबंधित विषय से चीज़ों के लिए पूछते हैं, जो कि आपका शिक्षा शास्त्र से ही रिलेटेड रहता है। मतलब 15 आपका जीएस पोर्शन हो जाएगा, जीके पोर्शन हो जाएगा, और 15 क्या होगा, शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पर यदि हम मार्केट में जो किताबें आपके पास उपलब्ध रहती हैं, उसमें यदि हम यह सोचें कि कोई सिविल का पर्यावरण की किताब है, हमने सिविल की पूरी किताबें पढ़ रखी हैं, या पूरी एनसीईआरटी हमने पर्यावरण की पढ़ रखी है, या अन्य भी जो किताबें मार्केट में मौजूद हैं किसी भी स्तर की हों, हम पर्यावरण का जो है पूरा अध्ययन करके पर्यावरण में 30 नंबर प्राप्त कर लें, तो यह संभव नहीं है। उससे हम 15 नंबर ही, 15 अंक ही प्राप्त कर सकते हैं, 30 अंक प्राप्त नहीं कर सकते। 30 अंक प्राप्त करने के लिए हमें पर्यावरण अध्ययन के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण को देखना अनिवार्य है, आवश्यक है, बिना उसके हम प्राप्त नहीं कर सकते। सीटेट की एक बड़ी खासियत यह है, बड़ी खूबसूरती यह है कि यह जैसे सिलेबस, जैसा ही सिलेबस रहता है, जैसा इसमें बताया गया रहता है, वैसे ही चीज़ों को पूछते हैं, ना कि इस प्रकार पूछते हैं जैसा कि टेट में आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताया था। उसमें इस तरीके से पूछते हैं, 15 प्लस 15 नाम का तो दिया रहता है, लेकिन पूछते नहीं है उसमें 15 प्लस 15, उसमें 27 प्लस 2 हो जाता है, 27 प्लस 3 हो जाता है। पूछने का इस तरीके से पूछ लिया करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। गणित के आप कितने भी बड़े विद्वान हो, सिर्फ गणित ही जानते हैं, गणित शिक्षण नहीं जानते हैं, आपको शिक्षण के बारे में नहीं मालूम है,
तो गणित के आप 15 प्रश्न ही सीटेट के कर पाएंगे, उससे ज़्यादा करना आपके लिए बड़ा मुश्किल साबित होगा। फिर आप कहेंगे कहाँ से क्वेश्चन आ गया, इसमें तो गणित लिखा था, गणित हमने सब कुछ किया है। उसमें गणित ही नहीं लिखा रहता, गणित शिक्षण भी रहता है। तो आपको 15 अंक शिक्षण के मिलते हैं, 15 अंक जो है आपके गणित से पूछे जाते हैं, जिसको हम देखते हैं। बात आई संस्कृत और अंग्रेजी की। संस्कृत अंग्रेजी हमें बड़ी बढ़िया आती है, जानते हैं उसके विषय में, यूजी किया है, पीजी किया है, सब इसी से किया है। लेकिन फिर भी इसके 30 के 30 प्रश्न किस लिए नहीं कर पाते हैं? कारण यही रहता है कि 15 प्रश्न तो हमारे ग्रामर से संबंधित या जो है साहित्य से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो 15 हैं उसके लिए हमें संस्कृत शिक्षण पढ़ना या अंग्रेजी शिक्षण पढ़ना अनिवार्य है, आवश्यक है, क्योंकि सीटेट जैसा कहता है सीटेट वैसा करता भी है। तो यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि सिलेबस में जैसा दिया है उसी के अनुरूप उन चीज़ों को पढ़ा जाए, तभी इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। आप लोग देखते होंगे टेट और सीटेट में जो एक अंतर आता है, जैसा कि पिछले वीडियो में अंतर को थोड़ा बहुत बताया गया था कि एक है टेट जो है कि जो सिलेबस जैसा कहता है वैसा नहीं पूछता है, और दूसरी तरफ सीटेट है सिलेबस में जैसा कहा जाता है वैसा ही पूछा जाता है। एक एक नंबर उसके निश्चित रहते हैं कि कैसे जो है पूछे जाने हैं, इसलिए कि वह सिलेबस के अनुरूप पूछता है। सिलेबस बनाया ही इसीलिए जाता है। तो गलती यहाँ सीटेट वालों की नहीं है जो सिलेबस बनाते हैं, गलती यहाँ टेट वाले जो है उसके अनुरूप नहीं पूछते हैं। तो हम लोग टेट की तैयारी जैसे सिद्धांत और व्यवहार में जो आवश्यक होगा उसके अनुसार करेंगे। लेकिन अभी चूंकि यहाँ एग्जाम सीटेट का आ चुका है तो हम तैयारी सीटेट की करेंगे, और इसमें भी पर्यावरण और बाल विकास को जो है आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। तो हम इसका देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस को आपको समझा देते हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और किस तरीके से सीटेट आप आसानी से पास कर सकते हैं। अब यह भी जानते हैं कि सीटेट एक बार पास कर लिए जीवन भर मुक्त, बार बार आपको सीटेट पास करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार जो है बढ़िया से पढ़िए, अच्छे नंबर से पास करिए, और जीवन भर कभी सीटेट देने की आवश्यकता नहीं, कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये तो बड़ा बढ़िया हो गया। नहीं तो 5 साल बाद, 7 साल बाद, शुरू में 5 साल था फिर 7 साल हुआ, हम लोग ये सोचते थे कि सीटेट आज तो दे रहे हैं, फिर 2-3 साल जैसे बीतता था मन में एक जो है शंका बनी रहती थी कि अब तो धीरे धीरे 7 साल होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि 7 साल के बाद हमारा सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वह एक्सपायर्ड हो जाए और आगे आने वाली भर्तियों में हम जो है शामिल ना हो सकें। अब ऐसी समस्याओं का जो है ऐसी समस्याओं का समाधान हो चुका है। ऐसी समस्याओं से घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज़ करने की ज़रूरत है कंसंट्रेट करके। वह क्या कि सिलेबस का अच्छे से अध्ययन करके अधिक से अधिक मार्क जो है सीटेट में लाए जाएं। हम लोग सीटेट सिर्फ पास होने के लिए ना सोचें कि सीटेट में सिर्फ पास होना है। सीटेट में पास ही नहीं होना है, उसमें अधिक से अधिक अंक अर्जित करना है। वो हम आपको बताएंगे कैसे आपको अधिक से अधिक अंक अर्जित करना है। आप बस वीडियो लगातार देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आप अधिक से अधिक अंक अर्जित जरूर करेंगे। अब हम लोग सीटेट के सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, उसका सिलेबस निकालते हैं। तो इस तरीके से हम गूगल पर गए और हम देखेंगे सीटेट का सिलेबस क्या है। तो आपके प्राइमरी का सीटेट का सिलेबस खुल गया। अब आप देखिए इसमें सीधे लिखा है बाल विकास और शिक्षण। कितने प्रश्न हैं? 30 प्रश्न हैं। अंक कितने हैं? 30 हैं। और गणित के लिए भी कितने प्रश्न हैं? 30 प्रश्न हैं। अंक कितने हैं? 30 हैं। इसमें लिखा है गणित। तो यहां पर हम यही ना मान बैठते हैं कि जो गणित है यह 30 नंबर का ही होगा, और हम गणित पढ़ते चले जाते हैं। नंबर कितने मिलते हैं गणित में? 15। 15 के बाद हमको नंबर समझ में नहीं आते। तो उसके लिए हमें करने की क्या जरूरत है? हमने आपको पहले बताया कि
कि 15 नंबर गणित जो है आपकी जो सामान्य गणित है और 15 नंबर गणित के शिक्षण से संबंधित, मतलब गणित कैसे बच्चों को पढ़ाई जाएगी, उसके लिए किस किस विधि का उपयोग किया जाएगा, हम किस तरीके से छोटे बच्चों को गणित पढ़ाएंगे, खेल विधि द्वारा पढ़ाएंगे या जो है अन्य विधि द्वारा पढ़ाएंगे। आज नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें भी बच्चों के लिए पहले 6 से लेकर पढ़ाने की व्यवस्था थी, अब 3 साल से ही उनको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई की शुरुआत हो जाएगी, वो उनका फाउंडेशन होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि गणित तो 15 नंबर ही हमारे ज्ञान पर जो है काम करेगा ही करेगा, लेकिन हमें गणित शिक्षण को भी समझने की जरूरत है। गणित में कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी प्रविधियां हैं, कौन कौन से सूत्र लगेंगे, आगमन विधि कैसी रहेगी, निगमन विधि कैसी रहेगी, विश्लेषण संश्लेषण विधि कैसी रहेगी, और किस कक्षा के बालक को किस तरीके से हमें पढ़ाना है। जैसा कि हम लोग देखते हैं सभी लोगों को एक तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता है। उन्हीं बातों को यदि हम बड़ों को समझाते हैं, समझाने का तरीका कुछ और होता है, लेकिन छोटे बच्चों को समझाते हैं, समझाने का तरीका कुछ और होता है। तो हमें यह ध्यान रखना है, उसी तरीके के बाद शिक्षण करता है कि आप अपने शिक्षण को कैसे प्रभावशाली बनाएंगे। तो गणित का सैद्धांतिक ज्ञान आने के साथ साथ आपको बच्चों को गणित कैसे पढ़ाना है इसकी जानकारी भी आवश्यक है, और वही आपके शिक्षण में जरूरी है। तो इसमें 15 नंबर आपके गणित के ज्ञान से संबंधित जो कंपटीशन के एग्जाम में लगातार आते रहते हैं, और 15 नंबर शिक्षण से संबंधित पूछे जाएंगे। इसलिए आपको दोनों पढ़ना जरूरी है यदि अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। दूसरा है भाषावन, हिंदी है। हिंदी में भी यही है कि 15 नंबर आपको जो है हिंदी ग्रामर से जो है हिंदी व्याकरण से पूछ लिया जाएगा, लेकिन बाकी के जो 15 नंबर बचेंगे वह शिक्षण से संबंधित विषय के होंगे। उसके लिए हिंदी शिक्षण पढ़ना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि बिना उसके पढ़े काम नहीं चल सकता है। आते हैं भाषा नंबर 2 पे, संस्कृत या अंग्रेजी। कुछ भी हो सकता है, जिसको संस्कृत अच्छी लगे वह संस्कृत ले ले, जिसको अंग्रेजी अच्छा लगे वह अंग्रेजी ले ले। लेकिन इसमें भी यही चीज़ है कि आप संस्कृत के बड़े विद्वान हैं, लेकिन कितने नंबर के लिए? मात्र 15 नंबर के लिए। संस्कृत पढ़ाने की विधियां जो है आपको आएंगी, उसके शिक्षण सूत्र आएंगे, उसकी प्रविधियां आएंगी, किस किस स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, प्राइमरी स्तर पर हमको संस्कृत कैसे पढ़ाना है, किस किस शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना है, यह हमें शिक्षण के माध्यम से ही पता चलेगा। आप लोग जैसा कि जानते हैं, जिन लोगों ने बीएड किया है, जिन्होंने बीटीसी किया है, उनको पढ़ाया जाता है, और चूंकि वही लोग इसमें शामिल भी होते हैं कि कैसे बच्चों को, किस लेवल पर बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। कक्षा 1 के बच्चे को, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के बच्चों को हमें किस तरीके से पढ़ाना है, उसके लिए आप देखिए कभी कभी एससीईआरटी की किताब में, एनसीईआरटी की किताब में बाकायदे शिक्षकों के लिए एक निर्देश दिया रहता है कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। यह बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि ज्ञान कितना भी रहे, शिक्षा की परिभाषा ही है आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण। और बाह्य प्रकटीकरण किसके लिए? अब आप जो है अपनी शिक्षा को, जो है बालकों की शिक्षा को आपको बाहर निकालना है, उनकी जन्मजात शक्तियों का आपको परिमार्जन करना है, प्रकट करना है। उसके लिए कोई ना कोई विधि होगी, कोई ना कोई तरीका होगा। सारे काम करने के कुछ तरीके होते हैं, सबके लिए अलग अलग तरीके होते हैं, बस उसी को हमें देखना है। और बात आई यहाँ पर्यावरण अध्ययन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है पर्यावरण अध्ययन। हम लोग अभी भी देख रहे हैं दिल्ली में प्रदूषण स्तर, इलाहाबाद भी आज हम पेपर में पढ़े, प्रयागराज भी रेड जोन में आ गया है इस संदर्भ में। तो पर्यावरण के विषय में हम सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान ही प्राप्त ना करें, इसलिए इसमें जोड़ा गया कि लोग पर्यावरण अध्ययन को समझने का प्रयास करें। अब यहां पर जो यहां पूछा जाएगा ये पर्यावरण अध्ययन, तो 15 नंबर तो ऐसे होंगे
कि जो उसके सैद्धांतिक ज्ञान के बारे में हमें बताएंगे, और 15 नंबर ऐसे होंगे कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण को हम कैसे, किन विधियों, किन प्रविधियों, किन सूत्रों के माध्यम से लोगों के अंदर, उनके मन के अंदर पर्यावरण की चीजों को डाल सके, ताकि वह पर्यावरण की महत्ता को समझें। तो आप इन चीजों को तो समझ ही गए होंगे, किस तरीके से सिलेबस में कौन कौन चीजें पूछी जाएंगी। अब महत्वपूर्ण यह है कि सिलेबस क्या है इसका, क्योंकि आप लोग जानते हैं सिलेबस एक दायरा है, क्योंकि कोई भी विषय अनंत है, सिलेबस एक दायरा है, उस दायरे में सीमित करके हमें पढ़ाया जाता है, उस दायरे के अंदर नियंत्रित कर दिया जाता है कि हमें इस दायरे के अंदर ही किसी विषय का अध्ययन करना है, किसी विषय वस्तु को पढ़ना है। दायरे के बाहर जाएंगे वो आपके जो है पेपर में नहीं आने वाला, कोई मतलब नहीं है आपके दायरे के बाहर, जितना मन करे उतना पढ़िए। शौक की बात अलग हो सकती है, लेकिन नंबर नहीं मिलने वाले उससे आपको। क्यों नहीं मिलने वाले हैं? क्योंकि दायरे के बाहर कोई काम अच्छा नहीं होता है। तो ये आपका काम कैसे अच्छा हो जाएगा? तो वही दायरा जानने का प्रयास करते हैं, जो सिलेबस है क्या है। अब कक्षा 1 से 5 के लिए बाल विकास की बात करते हैं। बाल विकास का आपको स्टेट का सिलेबस और सेटेट का सिलेबस में कुछ अंतर है, वो हमें देखना होगा। अब जैसे सीटेट का सिलेबस है, इसमें विकास की अवधारणा, अधिगम के साथ उसका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रिया, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्र, किस तरीके से बच्चे का सामाजिकरण होता है, कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं, उसकी बात की गई है। पाइगेट, कोलबर्ग और वाइगोट्स्की, निर्माण एवं विवेचित संदर्भ, इनके सिद्धांत के बारे में बात किया गया है। बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग, लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ एवं व्यवहार, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षण और विवेचित संदर्भ, विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, ये बाल विकास का है। दूसरा समावेशी शिक्षा, जिसको कि अब बीएड के सिलेबस में अधिकांश जगह शामिल कर लिया गया है, और ख़ास करके इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए जो अब रज्जू भैया के नाम से जानी जाती है, इसमें भी बीएड का जो सिलेबस है, समावेशी शिक्षा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल कर ली गई है। इन्हीं सारी चीज़ों के महत्व को देखते हुए कि समावेशन कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है, लोगों उसको जो है लोग समझें। और बीटीसी में, डीएलएड में, उसमें तो एक पेपर ही समावेशी शिक्षा का है। तो आप मान के चलिए कि इसमें जैसा कि दिया भी गया है कि 5 प्रश्न आपके उसी से पूछे जाएंगे, इसलिए इसका पढ़ना अति आवश्यक है। गैर लाभ प्राप्त और औसत वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना, मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, अधिगम और अध्यापन, बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता कैसे प्राप्त करते हैं और क्यों असफल हो जाते हैं, इस बात को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक को इस तरीके से इसमें देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है एक समस्या समाधानकर्ता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। अगला है
बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालकों की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। अब देखिए सिलेबस में हम यह समझने का प्रयास करेंगे, यदि हम टेट के सिलेबस में जाएं, जैसे सारे लोग टेट सीटेट की तैयारी एक ही तरीके से करते हैं, उनको लगता है कि सिलेबस एक ही प्रकार का है, वैसा ही है, क्योंकि बाल विकास सुन लिए, नाम ऊपर से बाल विकास, अंदर भी वही है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें आप देख रहे हैं जहाँ तक सिद्धांतों की बात है तो यहाँ पाइगेट, कोलबर्ग और वाइगोट्स्की के सिद्धांत की बात की गई है, जबकि वहाँ पर पाइगेट, कोलबर्ग के सिद्धांत की कोई चर्चा नहीं की गई है, कोई बात ही नहीं की गई है, कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है, परंतु हम लोग उसको पढ़ते रहते हैं। आता नहीं है तो कहते हैं मनोविज्ञान खूब पढ़े, परंतु आया ही नहीं। हम देखते यहाँ इस तरीके से हैं कि अब सीटेट की बातें थी और टेट की जहाँ चर्चा करते हैं वहाँ थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर इत्यादि के सिद्धांतों की चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है, तो ये वहाँ आएगा ना कि यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। और आप लगातार वही थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलबर्ग, इसमें कोलबर्ग लिखा है, कोहलबर्ग जो है, बाकी चीजें हम पढ़ते रहते हैं। होता क्या है कि वो चीजें नहीं आती हैं। अब उसमें मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद की भी चर्चा की गई है, डाइट की भी चर्चा की गई है, अन्य चीज़ों की भी बहुत चर्चाएं की गई हैं, लेकिन वो इसके सिलेबस में नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो दोनों में कॉमन हैं और कुछ चीज़ें कॉमन नहीं है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो यदि हमें दोनों की तैयारी करनी है, चूँकि आदमी दोनों ही देते हैं तकरीबन, तो हमें जो कॉमन चीज़ें हैं उसको निकाल के अलग रख लेना है, और जो जिसमें समानता है उसको अलग रख लेते हैं, और जिसमें असमानता है, जो डिफरेंस है, उसको अलग रख लेते हैं। अब करते क्या है, जिसमें समानता है उसको तो हम हरदम पढ़ते जाएंगे, और जिसमें असमानता है, जब भी हमको सीटेट का पेपर देना होगा तो हम सीटेट वाली जो असमान चीज़ें होंगी उसको उठा के पढ़ना शुरू करेंगे, जो सीटेट से संदर्भित होगा, और जो टेट से संदर्भित होगा, जब टेट का पेपर आएगा तो हम उसको पढ़ेंगे। तो इससे चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी। आगे आते हैं हम भाषा बोधगम्यता। जैसा कि हमने आपको बताया कि भाषा के बारे में अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना सीटेट में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अपठित अनुच्छेद आपके मार्किंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि टेट में इतना नहीं होता है, लेकिन सीटेट में होता है। आप यदि बोध प्रश्नों को, जो अपठित अनुच्छेद हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़कर, ध्यान केंद्रित करके पढ़कर, वहां जो है यदि इन्हीं को पढ़ लेते हैं ठीक से, तो आपके 10 नंबर तो फिक्स है। बस आपको ध्यान केंद्रित करने आना चाहिए, ध्यान मग्न होकर वहां इन चीजों को आप जो है पढ़िए। तो कितने भाषा के विषय हैं? 2। भाषा 1, भाषा 2। अब दोनों विषय में मान के चलिए कि जो अपठित अनुच्छेद होते हैं 10-10, 20 नंबर तो आपको ऐसे मिल गए, किसी को भी मिल सकते हैं जो इनको ध्यान से पढ़ेगा। इसमें रटने वाली कोई चीज नहीं है, इसमें समझने वाली चीज है। एक एक अक्षर को उसके पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसको देखिए। सारे प्रश्नों के जवाब उस अपठित अनुच्छेद में ही रहा करते हैं। तो 20 नंबर तो मान के चलिए ना आपका सिर्फ कंसंट्रेशन के लिए, आपके बोध के लिए। बोध का मतलब क्या होता है? समझना किसी चीज को। आप समझिए किसी चीज को अच्छे से, और समझेंगे तो 20 नंबर तो आपके पास रखा है, पड़ा हुआ है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिमाग को थोड़ा सा विकसित करने की जरूरत है, समझ को विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि वो तभी होगा ना जब आपका दिमाग थोड़ा सा खुला रहेगा। आप वहाँ अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, तो फिर कहाँ से आंसर निकल पाएंगे? वो नहीं निकल पाएंगे। तो इस तरीके से सिलेबस को हम देखते हैं।
तो इसमें आपका भाषा विकास का अध्यापन कला है 15 प्रश्न जो है, जैसा कि आपको बताया गया कि उसमें अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मीन्स लैंग्वेज को, भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में, कैसे एक टूल्स के रूप में देखते हैं। क्योंकि हम बोल के बहुत सारा काम कर लेते हैं, तो भाषा तो बड़ी आवश्यक है। गांव में कहते भी हैं ना कि मुंह से जो है वाणी आपकी कुछ भी करा सकती है। तो इसलिए भाषा को हम कैसे एक टूल्स के रूप में, एक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं, भाषा बड़ी आवश्यक है। हम भी आपको पढ़ा रहे हैं तो एक लैंग्वेज ही है, लैंग्वेज के माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं। लैंग्वेज अस्पष्ट हुई तो आपको समझ में आएगी, अस्पष्ट हुई तो समझ में नहीं आएगी। तो क्या है, एक उपकरण है, एक हथियार है। इस तरीके से मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका एवं निर्णायक संदर्भ। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन अधिगम सामग्रियां, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन। तो दोनों विषय में हम भाषा के पूरे सिलेबस की न चर्चा करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहेंगे भाषा के लिए कि जो अपठित अनुच्छेद हैं वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। और भाषा शिक्षण जो है उसको भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन और जो भी भाषा शिक्षण है, जिस भी विषय का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, हिंदी का, वो पढ़ना आपके लिए लाभकर रहेगा। ये दोनों आपके नंबर को काफ़ी आगे उठा देंगे, जो टेट से बिल्कुल वेरिएंट है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि यही सामग्री आप पढ़ेंगे वो टेट में जो है आपके नंबर को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, लेकिन सीटेट में ये आपको नंबर को यहां से उठाकर यहां कर देंगे, काफ़ी दूरी तक ले जाएंगे। दूरी तक का मतलब कितना, 30 तक ही ले जाएंगे भाषा में। तो आप भाषा में यदि जो है 25 के ऊपर नंबर पाते हैं तो 25 दूनी 50 नंबर तो आपके आसानी से वैसे हो जाएंगे। तो उसमें पास होने वाली समस्या नहीं, आपको अधिक से अधिक नंबर लाने की ज़रूरत है। बाकी हम गणित पर आते हैं, गणित विषय पर। तो इसमें आप देखिए, ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ना एवं घटाना, गुणा भाग, विभाजन, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न, राशि। तो आपको गणित को भी इसके सिलेबस के अनुसार ही पढ़ने की जरूरत है। और जैसा कि हमने इसके सिलेबस को देखा है, पेपर को देखा है गणित के, तो गणित में कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बहुत बेस लेवल पर पूछते हैं। तो आपको CGL या गणित से आप जो है इंटर पास रहें या आपको इंटर लेवल की गणित, ऐसी कोई गणित नहीं है। गणित बहुत ही आसान पूछी जाती है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी टेट के गणित से डरने की जरूरत है। गणित में यदि आपको नंबर पाना है इसमें, तो आप बेसिक से थोड़ा सा पढ़िए, कोई ट्रिकी मैथ की जरूरत इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है कि हमको जल्दी जल्दी करना है। आपको बेस मालूम है, गणित आपका हो जाएगा। कक्षा 8 तक की गणित ठीक से पढ़ लीजिए, ये गारंटी है कि गणित में आप जो है 20-22 नंबर से ऊपर लाएंगे। लेकिन उसके साथ गणित शिक्षण भी जरूरी है। ये जो पोर्शन है 15 नंबर का, कक्षा 8 तक की गणित आपकी तैयार रहे, और सिलेबस तो इतना ही है, आपको इतने तैयार करना है। यदि इतनी तैयार रहे तो आपका 15 में से 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर आराम से मिल जाएगा। बाकी गणित शिक्षण का जो है आप शिक्षण पढ़ेंगे तो वो नंबर आपको मिलेंगे। अगला है नेक्स्ट पोर्शन, पर्यावरणीय अध्ययन। पर्यावरणीय अध्ययन में हम क्या किसकी बातें जो है जानने का प्रयास करते हैं। परिवार और मित्र जो हमारे आसपास के हैं, पर्यावरण के बारे में हम जानते ही हैं कि जो हमारे आसपास का
आवरण है वही हमारा पर्यावरण है। अब आप आवरण को किस तरीके से समझते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग तो कमरे में बैठे रहेंगे, वो कहेंगे कि हमारा आवरण यही है, बस इसी दीवार के आसपास यही हमारा पर्यावरण है, इसके आगे हमको नहीं जाना है। तो लेकिन दीवार की चीज़ों को भी कुछ चीज़ें प्रभावित कर रही हैं ना। तो जो भी चीज़ हमको किसी भी तरीके से प्रभावित कर रही है हमारे आवरण को, वह सब पर्यावरण है। जो चारों तरफ से चीज़ें घेरी हुई हैं, जैविक अजैविक, वो सारी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे संबंध, परिवार और मित्र में जो है, जो हमारे आपस के संबंध होते हैं, माता पिता, भाई बहन, या समाज के साथ हमारे जो भी संबंध होते हैं, कार्य एवं खेल कौन कौन से हैं, कौन चीज़ें हम खेलते हैं, पशु पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना छोटा सा सिलेबस है। इसका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, 6 पॉइंट तक का है और सिलेबस बड़ा आसान है। आपको पूरा पर्यावरण का अध्ययन करने की क्या ज़रूरत है। आप सिलेबस पढ़िए, सीटेट में अच्छे नंबर पाइए, क्वालिफाई करिए। सीटेट आसान है, बस एक डायरेक्टिव वे में काम करने की ज़रूरत है। और अध्यापन संबंधी मुद्दे जैसे इसमें कहा गया ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति, ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सीसीई, शिक्षण सामग्री, समस्याएं। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा प्लान रहा। इस प्लान को यदि आप जमीन पर उतारते हैं, जिसमें हम आपकी भरपूर मदद करेंगे, पूरी मदद करेंगे, बस आप वीडियो लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, तो हमको भी एक एनर्जी मिलती रहे और उस एनर्जी से आपको भी एनर्जी मिलती रहेगी और आप इसके माध्यम से लगातार कार्य कर पाएंगे। बस आप लोगों को आगे के लिए शुभकामनाएं कि आप लगातार सिलेबस के अनुरूप कार्य करते रहिए और हम आपके साथ बने रहेंगे।